Stare decisis, that means to stand by the things decided or to stand by the decision. देखिए, कोई डिसीजन एक हायर कोर्ट लेती है, मानिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई एक डिसीजन लेती है, उसको बाकी सारी लोअर कोर्ट्स को, बी इट अ हाई कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी को मानना पड़ेगा उस डिसीजन को। लेकिन ये कौन बोलता है कि मानना पड़ेगा? ये तो हमें पता है कि जो डिसीजन एक हायर कोर्ट दे रही है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट को फॉलो करना है, ये कहाँ लिखा है? ये यही डॉक्ट्रिन बताती है। आप बिल्कुल इसको इस बात से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि स्टेरे डिसाइसिस का मतलब कोई प्रेसिडेंट होता है। जो ये प्रोसीजर है प्रेसिडेंट को फॉलो करने का, दैट इज स्टेरे डिसाइसिस। अब देखिए, लेजिस्लेचर होता है या स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, वो लॉ बनाते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। जो ये स्टेरे डिसाइसिस में हम प्रेसिडेंट को फॉलो करते हैं ना, इसको भी हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो कि जजेस मेड लॉ होता है। जजेस बना रहे हैं उस लॉ को और फॉलो कर रहे हैं आगे। आ, अब देखिए, इसको समझने के लिए ना, ये तो चलो एक ओवरव्यू है कि ये स्टेरे डिसाइसिस होता क्या है, कि ठीक है, हमें प्रेसिडेंट का भी समझ में आ गया और कि प्रोसीजर है ये स्टेरे डिसाइसिस, और कि एक हायर कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा दैट इज़ बाइंडिंग अपॉन द लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स हैव टू follow the decision of the higher courts, no matter what it is, what are the principles. Just the district court cannot overrule the findings of higher court. तो देखिए, हम सबसे पहले ये देखते हैं, शुरुआत हम करेंगे कि लॉ कैसे कैसे बन सकता है, कौन से उसके सोर्सेज हैं। सो लेट्स कम टू थ्री सोर्सेज ऑफ लॉ। फर्स्ट इज कस्टम। कस्टम कस्टम देखो, बहुत पुराने हो सकते हैं कस्टम। 100 साल, 200 साल, 300 साल, उससे भी ज़्यादा पुराने हो सकते हैं कस्टम्स। ये कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं। हम कह देते हैं कि भाई हमारे रिवाज तो ऐसे हैं और ऐसे ही चलेंगे, आपको भी ऐसे चलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी सिमिलर सोच रखती है, तो अगर तो ऐसी सोच, ऐसे कस्टम्स काफ़ी अच्छे हैं, लगता है हमें कि भाई इससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा, सोसाइटी का भला होगा, वेलफेयर स्टेट में एक ये अच्छा पॉइंट रहेगा, तो ऐसे कस्टम को कन्वर्ट करके लॉ बना दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कस्टम गलत है तो उस कस्टम के अगेंस्ट लॉ बना दिया जाएगा, उस कस्टम को ख़त्म करने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे सती प्रथा थी। सती प्रथा में छोटी बच्चियों के विवाह, उनकी मैरिज बड़ी उम्र के लड़कों से करा दी जाती थी, कई बार इवन आदमियों से करा दी जाती थी। अब जब उस आदमी की डेथ हो जाए तो पति के साथ ही जिंदा उस छोटी बच्ची को भी, लड़की को, जलना पड़ता था, चिता में जला देते थे उसको। तो अब इस प्रथा के अगेंस्ट में कोई अगर खड़ा हो, बहुत ही बहादुरी चाहिए, बहुत हिम्मत वाला काम है, क्योंकि पूरी सोसाइटी ही आपको अपोज करेगी। एक मेजॉरिटी, जो माइनॉरिटी है वो तो पहले ही सह रही है, माइनॉरिटी पहले ही अपनी बात आगे नहीं रख पा रही, आप अगर आगे रख रहे हैं तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे थे राजा राम मोहन रॉय।
राजा राम मोहन रॉय ने एक लॉर्ड थे विलियम बेंटिक, उनको काफ़ी परसुएड किया इस प्रथा के अगेंस्ट में कोई प्रोविज़न लाने के लिए। तो देखो सक्सेसफुली बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 आ गया और इस प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, रोक दिया गया। तो हम इसे समझते हैं कि क्योंकि बुरा लॉ था तो उसको उसके अगेंस्ट में हमने लॉ बना दिया। अच्छा होता अगर कोई लॉ, तो हम उस कस्टम को कन्वर्ट करके, उस कस्टमरी प्रैक्टिस को कन्वर्ट करके हम लॉ बना देते। और ऐसा भी होता है कि मानिए कि सपोज़ कल कोई चीज़ इलीगल थी वो आज लीगल हो सकती है, और आज जो लीगल है वो कल को इलीगल हो सकती है। जैसे अभी ये सती प्रथा ही थी, ये ये लीगल थी पहले कस्टम्स के अकॉर्डिंग, और अभी इलीगल है। ऐसे ही हमने और भी कई अमेंडमेंट्स देखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी देखी हैं। चलो लेट्स कम टू लेजिस्लेशन। अब देखिए कस्टम जो है ना वो काफ़ी लंबे हो सकते हैं। लेजिस्लेशन एज़ कम्पेयर टू कस्टम्स छोटे टाइम में फ्रेम हो सकती हैं। लेजिस्लेशन में हमेशा चांसेस होते हैं न्यू डेवलपमेंट्स के, क्योंकि सोसाइटी जो है वो डायनामिक है, ऑलवेज चेंजिंग है। सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं वो भी चेंजिंग हैं, और जैसे जैसे वक्त की जो डिमांड होती हैं उस हिसाब से हम नई लेजिस्लेशंस, नई लॉ ला सकते हैं। और एज़ कम्पेयर टू कस्टम, कस्टम में तो जस्ट फॉलो कर रहे होते थे, कुछ नया नहीं आ रहा है। लेजिस्लेशंस में हमेशा कुछ ना कुछ नया आ सकता है। अब आते हैं हम प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेशन से भी जल्दी आ सकती है और कस्टम से भी जल्दी आ सकती है। हो सकता है एक अच्छी जजमेंट कुछ हफ्तों में आ जाए, एक हफ्ते में आ जाए, सिंगल डे में भी आ सकती है। हो सकता है कि इतने अच्छे प्रिंसिपल्स हों कि वो हर जगह ही फॉलो होने लग जाए, ऐसी जजमेंट प्रेसिडेंट बन जाए वो। तो अब देखिए कि लेट्स जस्ट कम टू द मेन टॉपिक, स्टेयर डिसाइसिस। ये स्टेयर डिसाइसिस नहीं होता, दिस इज स्टेयर डिसाइसिस। यू कैन चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑन गूगल एज वेल। तो दिस इज कि स्टैंड बाय द डिसीजन गिवन इन प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट में डिसीजन दिया गया है उसको फॉलो करना है, उसको मानना है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को नहीं, कंप्लीट जजमेंट को नहीं मानना, उसमें जो डिसीजन दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए किसी भी जजमेंट में ना कई बार पासिंग ओपिनियंस होते हैं जिनको हम ऑबिटर डिक्टा बोलते हैं। जजेस क्या होते हैं वो ऐसे ओपिनियंस भी जजमेंट में डाल देते हैं कई बार जिनकी कोई रेलेवेंसी होती ही नहीं है मेन रैशनल से। जो मेन रेशियो डिसेंडी होता है ना, जिस रैशनैलिटी पर वो जजमेंट का बेस होता है, जो उसका मेन बेसिस होता है जजमेंट का, जिस रीज़न से आपने उस जजमेंट का वो डिसीजन दिया है, उसको रेशियो डिसेंडी कहते हैं हम। बाकी उसमें कोई ओपिनियंस हैं जजेस के दिए गए, उनको हमें फॉलो नहीं करना। तो ऑबिटर डिक्टा को फॉलो नहीं करना, रेशियो डिसेंडी को फॉलो करना है। ये बहुत ज़रूरी है, और these points can make your answer like sort of which will fetch really good marks. चलो let's just come to history now. हिस्ट्री में देखें हम 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या होता था, ये सब कुछ अभी इंग्लैंड के बारे में, इंडिया के बारे में अभी भी आएंगे। इंग्लैंड में ना एक्सचेकर कोर्ट्स होती थी, तो उनके डिसीजंस को फॉलो किया जा रहा था। तब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था स्टेयर डिसाइसिस का। तो उस टाइम पे ना जब उनको फॉलो किया जा रहा था तो एक तरह से हमको कह सकते हैं कि उनका एक बाइंडिंग फोर्स था। दे वर बाइंडिंग इन नेचर दोज एक्सचेकर कोर्ट्स।
अब क्या हुआ कि 17वीं सेंचुरी से आगे सॉरी उससे आगे अब 1873 में एक एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट जुडिकेचर एक्ट। वहाँ पे आप ये मानिए कि गठित कर दिया गया, एस्टेब्लिश कर दिया गया इस प्रिंसिपल को पहली बार, स्टेरे डिसाइसिस के प्रिंसिपल को। अब सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी में भी लाना पड़ेगा। तो फॉर दैट अ केस केम, मायर हाउस वर्सेस रेनल। ये बहुत ही रेलेवेंट केस है प्रेसिडेंट के क्वेश्चन के लिए, स्टेरे डिसाइसिस के क्वेश्चन के लिए। तो मायर हाउस वर्सेस रेनल आपको ज़रूर याद रखना है। इसी केस में ही हमें पता लगा कि ना भाई, अब सपोज़ जजमेंट्स पे जजमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनको आप रिकॉर्ड में नहीं रख रहे हो, मेहनत करनी पड़ती है हर बार जजेस को। तो उनको रिकॉर्ड में रखना है ताकि वो आगे भी काम आ सके। ये हमें नीड फील हुई उस टाइम पर। तो चलो, ये तो था इंग्लैंड का सिनेरियो। अभी हम करते हैं इंडिया की बात। अब इंडिया में क्या हुआ कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ये हमें सबको पता ही है, कभी ना कभी हमने सुना ही होगा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, जब भी हमने लॉ में पढ़ा है या फिर इवन पॉलिटिकल साइंस स्कूल में भी पढ़ा है। तो देखिए इसमें क्या था, हमारी इंडिया में ना तब फेडरल कोर्ट्स और प्रिवी काउंसिल्स होते थे। तो दिस वाज मेंशन्ड इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, the decisions of federal court and privy council will be binding in nature on all other courts of British India। कि जो भी फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल के डिसीजंस होंगे वो बाकी सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होंगे, सभी कोर्ट्स को फॉलो करने पड़ेंगे। ये ब्रिटिश इंडिया में सिनेरियो था। अब देखिए क्या होता है कि चलो ये डेवलपमेंट आ गई, यहाँ पे मेंशन हो गया। अब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज़ एन आर्टिकल 141। इसको आपको थोड़ा सा कंपेयर करना होगा अभी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, जो एक बात वहाँ लिखी गई है, ऑन ऑल अदर कोर्ट्स वहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऑन ऑल कोर्ट्स आपको आएगा आर्टिकल 141 में। तो चलो लेट्स डू इट। स्टेट्स दैट द लॉ declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। आर्टिकल 141 कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट लॉ डिक्लेयर कर रही है, रूल बना रही है, कोई लीगल पॉइंट्स दे रही है, दोज आर बाइंडिंग इन नेचर ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ऑन ऑल कोर्ट्स जब कह रहा है तो ये सोचने की बात आती है कि क्या ऑल कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट खुद भी आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो उससे खुद भी बाउंड होगा क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं क्या वो बाइंडिंग इन नेचर होगी खुद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी? तो इसको आंसर करने के लिए ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑल कोर्ट्स लिखा हुआ है, कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, इसका डिसीजन सारे ही कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा। तो लेट्स सी इट बाय अ जजमेंट। ये जजमेंट है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। 1955 की जजमेंट है ये बताती है आर्टिकल 141 के ऑल कोर्ट्स के फ्रेज के बारे में। ये कहती है कि भाई ये जो ऑल कोर्ट्स लिखा हुआ है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा ना जितनी भी कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये उन सभी के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस उस पर खुद पर बाइंडिंग इन नेचर होंगे तो न्यू पॉसिबिलिटीज़ तो हो ही नहीं पाएंगी।
क्या एक बार एक डिसीजन ले लिया, उसको फिर क्रैक करने वाला कौन होगा? नहीं, नहीं होगा कोई भी। तो देखिए, एक चीज़ समझने की है कि जब सपोज़ अगर मानिए कि एक ना 3 जजेस बेंच है, 3 जजेस बेंच है, उसने कोई 2002 के अंदर लेट्स से कि मर्डर का केस आया उस पर, अच्छे से इश्यूज भी देखे उसके, सब कुछ कंसिडर करके एक अच्छी जजमेंट पास करी 2002 में 3 जजेस बेंच ने। अब 2006 में फिर से सेम केस आ गया, तो ऑब्वियस है कि भाई जो प्रिंसिपल्स वहाँ दिए गए थे 2002 वाली जजमेंट में, उन्हीं को 2005 में भी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। फैक्ट्स आर ऑलवेज डिफरेंट इन एवरी केस। तो क्या होगा कि हम वहाँ के पॉइंट्स देखेंगे 2002 वाली जजमेंट के 2005 वाली जजमेंट को बनाते हुए। तो अब देखिए कि ऐसा करते हुए ना हमें हो सकता है कि सब कुछ हम सेम एज इट इज़ रखें, न्यू रूल बना सकते हैं हम इस जजमेंट में। बाकी रूल भी एग्जिस्टिंग रहें, लेकिन क्योंकि सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स होती हैं, चेंजिंग डिमांड्स होती हैं, तो एडिशनली भी हम एक नया रूल भी डाल देते हैं इस जजमेंट में 2005 वाली में। तो क्या कहेंगे, ऐसी ऐसी जो प्रेसिडेंट बनेगा ऐसा न्यू रूल वाला, उसको हम बोलेंगे ओरिजिनल प्रेसिडेंट। और अगर ऐसा कोई रूल नहीं बनाते हैं, एग्जिस्टिंग जजमेंट को, एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट को हम फॉलो करते हैं, 2002 वाली को फॉलो कर रहे हैं, 2005 में भी उसके पॉइंट्स फॉलो किए और डिसीजन दे दिया, कोई न्यू रूल नहीं आया, तो उसको हम बोलेंगे डेक्लरेटरी प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखें आप। अब हम देखिए बेंच की बात कर रहे थे कि वो 3 जज बेंच था 2002 वाला, 2005 वाला भी आप ये मानिए कि 3 जज बेंच ही है। तो अब वो क्योंकि सेम बेंच है एक तरीके से, इक्वल बेंच है, तो ओवर रूल तो कर नहीं सकता वो सेम बेंच के डिसीजन को। 2005 वाला अगर 3 बेंच का है, 2002 वाला भी 3 बेंच का है, तो 2005 वाला जो बेंच है वो 2002 वाले डिसीजन को ओवर रूल नहीं कर पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक लार्जर बेंच को रेफर करना पड़ेगा वो मैटर। तो देखिए, हमने बात करी थी कि क्या खुद पर बाइंडिंग है। बाइंडिंग तो नहीं, हम इवन बल्कि उसको रेफ़र कर सकते हैं आगे कि इस चीज़ को चेंज किया जाए, यहाँ पे ये गलत है। तो लार्जर बेंच के पास हम भेज देते हैं चीज़ों को। अभी हम वापस इस पर आते हैं। ये लार्जर बेंच और इक्वल बेंच की बात भी रेलेवेंट है फॉर दिस प्रेसिडेंट थिंग। तो चलो, और जो ओरिजिनल और डेक्लरेटरी प्रेसिडेंट भी मैंने आपको बताया है। चलो नाउ हम एक जजमेंट देखते हैं। इससे पहले जैसे कि अब देखिए कि जो हम बेंचेस की बात कर रहे हैं कि लार्जर बेंच को रेफर करना पड़ेगा, हमने केशव नंदा भारती केस सुना है, लार्जेस्ट बेंच वाला वो डिसीजन था। अब आप ये देखिए कि लार्जेस्ट बेंच वाला वो डिसीजन था, तो अ, होते 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 उससे पहले पहले भी केसेस आए, सरकार से भी काफ़ी लड़ाई रही उस टाइम पर। जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही, फिर हमारे सामने बेसिक स्ट्रक्चर आ गया केशवानंद भारती से। तो अब क्या होता कि अगर मानिए कि प्रेसिडेंट बाइंडिंग होते ना कभी भी, तो पहली बात तो लार्जर बेंच को रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये सिस्टम भी ख़त्म हो जाता।
और मतलब फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाता शायद ना, कि जो छोटी कोर्ट है और बड़ी कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं रहता कि वो उसमें कोई पॉसिबिलिटी निकाल सके, कोई नई चीज़ ला सके, तो सब कुछ स्टैटिक हो जाता। तो यू कैन राइट दिस एज वेल। अभी लेट्स लेट्स गो टू स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंथेसिस एंड केमिकल्स लिमिटेड। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जजमेंट कह रही है दैट, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, डिसीजन नीदर फाउंडेड ऑन रीजंस नॉर प्रोसीड्स ऑन कंसिडरेशन ऑफ इश्यूज। मतलब कि ऐसा डिसीजन जो कि जिसमें ना तो रीजंस बताए गए हैं कि भाई हम ऐसा डिसीजन ले क्यों रहे हैं, दूसरा हम ना ही ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो उसमें इशू आए हैं उनका सोल्यूशन क्या है, हम इश्यूज को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। ना तो इश्यूज कंसिडर कर रहे हैं, ना ही रीजंस दे रहे हैं किसी भी एक डिसीजन पर आने के लिए। अगर कोई ऐसी जजमेंट है ना, तो दैट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर, दैट डज नॉट हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द अदर कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब देखिए ये जजमेंट ऐसा कहती है। हम नेक्स्ट जजमेंट देखते हैं। नेक्स्ट जजमेंट है सु सुगंथी सुरेश कुमार वर्सेस जगदीशान। ये भी 2002 की जजमेंट है, 2002 की। तो ये कहती है कि इट इज़ इम्परमिसिबल फॉर द हाई कोर्ट टू ओवररूल द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड दैट सुप्रीम कोर्ट गेव डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग लीगल पॉइंट्स। ये जो ही मैं 2 से 3 जजमेंट्स बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखना। अभी हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से। देखिए ये कह रहा है कि हाई कोर्ट को हम परमिट नहीं करते कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवररूल कर दे, इस बेसिस पे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ना, उसने प्रिंसिपल्स लेट डाउन तो कर दिए हैं, लेकिन कैसे करें, लीगल पॉइंट्स को कंसिडर किए बिना। लीगल पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया, लीगल पॉइंट्स दे दिए आपने, सुप्रीम कोर्ट ने, और डिसीजन दे दिया। हाई कोर्ट इस सिनेरियो में ऐसा कहकर ओवररूल नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट को। बेशक से हाई कोर्ट को जितना मर्जी दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल पॉइंट्स को नहीं डिस्कस किया या फॉलो नहीं किया, या जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, कुछ मिस हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ओवररूल नहीं कर सकती। अभी देखिए इस जजमेंट पर आइए, इसके बाद हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे इस वाले को करने के बाद में। पांडुरंग कालू पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी 2002 की जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट विल बी बाइंडिंग अनटिल एंड अनलेस द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्स देम। ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना, उन पर हाई कोर्ट के डिसीजंस ना बाइंडिंग है। बेशक से उसमें हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कितना ही कुछ गलत लग रहा है कि लीगल पॉइंट्स, अगेन हम एक सिनेरियो ले रहे हैं कि लीगल पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया गया, सही से जो जस्ट होना चाहिए था वो नहीं है इसमें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जितना मर्जी जैसे लगे, बट स्टिल हाई कोर्ट का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, और तब तक चेंज नहीं होगा ये जब तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद उसको ओवररूल नहीं कर देती। अब देखिए 3 जजमेंट हमने देखी हैं, एक बार हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि जो ये वाली जजमेंट है ना, डिसीजन नीदर फाउंडेड ऑन रीजंस नॉर प्रोसीड्स ऑन कंसिडरेशन ऑफ इश्यूज कैन नॉट बी डीम्ड टू बी ए लॉ डिक्लेयर टू हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट। ये तो कहती है कि भाई ठीक है कि अगर जजमेंट दे दी है, जजमेंट में लेकिन रीजंस नहीं दिए हैं कि ऐसे जजमेंट पे हम आ क्यों रहे हैं, ना उसमें इश्यूज़ को कंसिडर किया गया है,
तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट बाइंडिंग इन नेचर ऑन अदर कोर्ट्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है आर्टिकल 141 में कि law, any law laid down by the Supreme Court will be binding on all the other courts, on all courts. वो कह रहा है कि सभी पर लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया लॉ। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि ऐसी कोर्ट का बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो ये खुद क्या बन गया है, प्रेसिडेंट बन गया है ये जजमेंट, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंथेसिस एंड केमिकल्स लिमिटेड। कि ये बेशक से वहाँ पे मेजरली ऊपर ऊपर से सब कुछ लिखा हुआ है कि ठीक है भाई सुप्रीम कोर्ट का लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उसकी गहराई में जाके बता रहे हैं कि सिनेरियो एक्चुअली है क्या। तो लेट्स जस्ट कम टू दिस नाउ। हमें एक चीज़ और समझनी है इसमें, प्रेसिडेंट में मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। मानिए कि ना एक ऐसा पर्सन है, चलो मैं अपने क्लाइंट की आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो अब क्या हुआ कि उसकी वाइफ ने पुलिस को भेज दिया मेरे क्लाइंट के पास में, जो कि कहीं और था उस वक्त, अपने घर पर नहीं था, सुबह 5 बजे अराउंड। तो अब क्या हुआ कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया वहाँ से और थाने में ले जाकर काफ़ी मारा पीटा, ऐसा मेरे क्लाइंट ने बताया मेरे को। तो अब क्या होता है कि वो कहता है कि भाई मुझे तो गलत मारा गया है, तो मेरे को तो इन पुलिस वालों के अगेंस्ट में एक्शन लेना है। तो ठीक है भाई, इट वॉज अबाउट इनिशियल डेज ऑफ माई प्रैक्टिस। तो आई फाइल्ड अ केस एंड I made those police persons as parties in the case। और क्या हुआ कि जब फर्स्ट हियरिंग हुई तो जज ने बोला कि भाई आपको तो सैंक्शन लानी पड़ेगी, ऐसे हम इनके अगेंस्ट नहीं चल सकते, गवर्नमेंट की सैंक्शन चाहिए। तो आई हैड रेड केस लॉज बिफोर गोइंग टू द कोर्ट। तो आई टोल्ड द लर्नड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कि मारना किसी को डज नॉट फॉल विद इन द कलर्स ऑफ ड्यूटी। किसी को अगर मार रहे हैं वो सरकारी काम नहीं है। हाँ, आप कब फोर्स का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ अ पर्सन इज़ रेजिस्टिंग हिज अरेस्ट, पुलिस को अरेस्ट करना है एंड द पर्सन इज़ रेजिस्टिंग हिज अरेस्ट, at such point of time the police can use force. Else by taking a person into the police station and after taking him to the police station you are beating him in a group, वो that does not fall within the colors of duty. Judge agreed with me, जज सेड कि हाँ मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कलर्स ऑफ ड्यूटी, कि वो कोई ये नहीं है कि कागजात में कोई दिक्कत है सरकारी काम करते हुए, ये तो अलग से किसी को मारना दैट इज़ आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द ड्यूटी। तो बट स्टिल ही सेड कि मैं फिर भी चाहता हूँ फॉर अ सेफर साइड कि एक आप कोई प्रेसिडेंट लेके आइए। अब देखो उन्होंने कही बात प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट की बात कही कि भाई अब प्रेसिडेंट कौन सा प्रेसिडेंट चलेगा इसमें। हमने अभी तक बात करी, हो सकता है कि ये ज़्यादा लोगों को पता हो, बट आई नो कि जो अभी नए हैं फील्ड में उनको नहीं पता होगा अभी इस बात का कि, और बहुत ही बेसिक सी बात है कि देखो हम बात तो ये कर रहे हैं कि हायर कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो लोअर कोर्ट
पर बाइंडिंग इन नेचर होता है, वो लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है। और जब हम किसी भी बात को रखते हैं कोर्ट के आगे तो हम क्या करते हैं, हम एक जजमेंट लेकर आ जाते हैं हायर कोर्ट की, कि जी इसमें तो देखो ये डिसीजन दिया हुआ है, ऐसे ये लॉ है, तो हम जो कह रहे हैं ये तो हम इस बात को का सहारा लेकर सपोर्ट लेकर कह रहे हैं कि वट एवर आई एम टेलिंग द कोर्ट, दिस जजमेंट corroborates इट, इट सपोर्ट्स इट। तो देखो, अगर आप की कोर्ट में, की कोर्ट से बड़ी कौन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? कोर्ट ऑफ सेशन है। अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन की जजमेंट पर बहुत मेहनत करो, लेकर आ जाओ उसको, 2-4 जजमेंट को लेकर आ जाओ कि जी देखो ये आप ही से ऊपर हैं जज साहब, और इसी कोर्ट बिल्डिंग में हैं, तो उन्हीं की दी हुई जजमेंट है, और ये देखो मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए। जज ने उस जजमेंट को देखना भी नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ सेशन की जजमेंट है। कोर्ट ऑफ सेशन इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होती, ये हमें समझना होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या तो ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 में दिया हुआ है कि एस सी द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और आर्टिकल 215 में दिया हुआ है एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो होप ये आपको ना सबको समझ में आया होगा। दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ interpretation of statutes, interpretation of statutes and legal odds, and I guess judicial theory इस सब्जेक्ट का एक ही जस्ट पार्ट है, stare decisis. If you want me to make more videos on such topics, then please do let me know in the comment section. Thank you.